वेलकम बच्चों। यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंदर पाठ नंबर 3 जो आज करवाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, और इसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। यानी रीढ़ की हड्डी जो है ये एक एकांकी है। एकांकी का मतलब नाटक ही होता है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने समाज के अंदर लड़का और लड़की में भेदभाव को लेकर गहरा प्रहार किया है, यानी कि उस पर चोट की है, व्यंग किया है। उन्होंने दोनों को समान प्रतिष्ठा देने की बात कही है और दोनों में लड़का लड़की में कोई भेदभाव न रखने की अपील की है। एकांकी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। एकांकी का आरंभ राम स्वरूप जो एक लड़की के पिता हैं, उनके घर यानी कि उनके कमरे की साज सज्जा से शुरू होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं, वो गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर देखने के लिए आने वाले हैं। बाबू राम स्वरूप, पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन कमरे को अच्छी तरह से सजाते हैं। बीच बीच में बाबू राम स्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते भी हैं और तभी प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही है तो वो मुंह फुलाए बैठी है। यानी कि उमा जो है वो किसी के दबाव में आकर अपना विवाह करना नहीं चाहती, वो और पढ़ना चाहती है और वो पढ़ने को कानूनी अधिकार मानती है कि समता का अधिकार है और सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो राम स्वरूप हैं, जो उसके पिताजी हैं, वो अपनी लड़की का रिश्ता किसी ऐसे घर में करना चाहते हैं कि जहां पर उनका मान सम्मान हो और उनसे अच्छी जिंदगी या अच्छा जीवन जी सके। गोपाल प्रसाद जो लड़के वाले हैं, वो ऐसी बहू चाहते हैं जो 10वीं पढ़ी लिखी या उससे कम हो, क्योंकि वो घर में अपनी बहू को बेटी न मानकर एक नौकरानी मानकर रखने की सोच रखते हैं। लड़के वालों के आने की बात है, तभी से मुंह फुलाए बैठी है। तो राम स्वरूप कहते हैं कि तुम उमा की माँ हो और तुम किस चीज की दवाई हो जो तुम अपनी बेटी को नहीं समझा सकती। उमा कटाक्ष करती है कि आप ही ने उसको पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है, वो सुनती कब है किसी की। यानी कि उमा की जो माँ है वो भी पढ़ाई को लेकर के पक्ष में नहीं थी, विपक्ष में थी और राम स्वरूप अपनी बेटी को अधिक पढ़ाना लिखाना चाहते थे। तभी राम स्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि जाओ, जैसे भी करो उसे समझाओ और समझाकर उसे तैयार कर दो। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के देख, एक बात ध्यान रखना कि उमा से कह देना लड़के वालों के सामने वो अपनी शिक्षा के बारे में न बताए, क्योंकि हमें उनसे शिक्षा छिपानी है। जैसे तैसे वो अपनी लड़की को समझाने के लिए जाती है। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः वे उमा को मैट्रिक तक ही पढ़ा लिखाना बताना चाहते हैं। उसी समय दरवाजे पर नॉक होती है, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। तो नौकर बोलता है कि बाबूजी कोई आ गया है। तो वो सोचते हैं कि वही लोग होंगे। वो पर्दे के पीछे से झांककर अंदर कमरे में उमा की माँ को जो है प्रेमा है उसको बोलते हैं, अगर तुम कुछ नाश्ता वगैरह तैयार करो, वो लोग आ गए। इतने में ही दरवाजे के ऊपर उन लोगों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं। उनका बेटा शंकर बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी आवाज पतली और खिसियाहट भरी है, यानी कि जैसे वो बोलता है तो खिसिया करके बोलता है। झुकी हुई कमर है, ये उसकी खासियत है, क्योंकि उसकी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है वो खराब है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी इसी का शीर्षक है और ये रीढ़ की हड्डी ही यहाँ हमारे समाज के अंदर जो कमजोरी है उसकी ओर भी इशारा करती है, यानी इंगित करती है।
स्वरूप अतिथियों की यानी कि गोपाल प्रसाद और उनके बेटे की आवभगत करते हैं। आवभगत का मतलब होता है उनका सम्मान। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें कहने लगते हैं। गोपाल प्रसाद यानी बेटे का जो पिता है अपने अतीत की बातें कहने लगता है। हम बचपन में ऐसे थे, बचपन में वैसे थे, न जाने कहां कहां की बातें उठा करके ले आते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करते करते अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस का नाम दे देते हैं। बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ देते हैं कि आजकल तो समाज के अंदर विवाह न होकर एक बिजनेस हो गया है। राम स्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ इधर उधर की बातें होती हैं और पढ़ना, कमाना, कमाकर लाना यही पुरुषों का काम है, वो ये बातें कहने लगते हैं। स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना ही होता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका लड़का शंकर भी उनकी ही विचारधारा का समर्थन करता है, क्योंकि शंकर जो लड़का है वह चरित्रहीन है और हर तरह से बिल्कुल आवारा टाइप का, हर तरह की खामियां उसके अंदर है। इसलिए वो अपनी खामियों को छिपाना चाहता है और वो भी अपने पिताजी के साथ यही चाहता है कि घर में जो लड़की आए तो कम पढ़ी लिखी आए, क्योंकि उसे तो केवल घर के काम काज ही करना है, उसे कौन सा पढ़ करके नौकरी करनी है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उमा जैसी पढ़ी लिखी लड़की से वो सोचते हैं कि उमा उनके घर की बहू बनेगी। थोड़ी ही देर बाद राम स्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज लगाते हैं। काफी देर की इधर उधर की बातें होती हैं, दोनों बैठते हैं, फिर अंत में वो अपनी लड़की को आवाज लगाते हैं। पान की तस्तरी यानी कि वो पहले ही प्रेमा को बोल गए थे कि उमा को प्लेट के अंदर पान वगैरह रख करके ड्राइंग रूम में भेज देना। और अत्यंत जब उमा अपने हाथ में एक प्लेट लेकर पान का बीड़ा लेकर के आती है तो वह अत्यंत सादे कपड़ों में आती, सादे मतलब साधारण कपड़ों में। उसकी आंखों पर चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों चौंक जाते हैं। उनका माथा ठनक जाता है कि लड़की की या तो नजर कमजोर है या फिर इसने अपने पढ़ने लिखने में ज्यादा समय बर्बाद किया है या फिर ये कमजोरी इसकी बचपन की हो सकती है। राम स्वरूप उनके चौंकने को देखकर, उनके हाव भाव देखकर उसको बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही इनकी आंखों में कुछ कमी आ गई थी, कुछ खराबी के कारण ही ये चश्मा लगा रही है। यानी कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं कर सकता। गोपाल प्रसाद उसने गाने बजाने के बारे में, यानी शंकर का जो पिता था जो देखने आए थे, उन्होंने उसको कुछ गाने बजाने के बारे में पूछा। राम स्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं, यानी कि एक बाप अपनी बेटी को प्रेरित करता है। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत गाने लगती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गाने लगती है। वह गीत में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठती है तो वह शंकर को देखती है और देखती ही रह जाती है। शंकर को देखते ही वह गाना तुरंत वहीं पर बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उससे कुछ पेंटिंग, सिलाई, घर के काम वगैरह की, खाना वाना बनाना, ऐसी बातें पूछ कर कि आता है या नहीं, किंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती, क्योंकि शंकर जो है वो करैक्टरलेस है। उसको देख करके वो भौचक्का रह जाती है और वो कुछ भी उनके सवालों के जवाब नहीं देती। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं, राम स्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है। यानी गोपाल प्रसाद ये सोचते हैं कि कहीं ये गूंगी बहरी ना हो, वो उससे बुलवाना चाहती है, लेकिन वो शंकर को देख करके आग बबूला हो जाती है और वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। राम स्वरूप उनके चेहरे को भांपकर अपनी बेटी से बात करने का आग्रह करते हैं। तरह तरह के सवालों से अपमानित, यानी कि उनसे अनेक प्रकार के सवाल करते हैं। क्या तुम्हें सिलाई विलाई आती है? वो
रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, घर के कपड़े सारे यही सिलते। क्या तुम्हें कोई पेंटिंग वेंटिंग आती है? हाँ, ये देखो सामने जो पेंटिंग लगी हुई है ये इसी की बनाई हुई है। कुछ खाना वाना बनाना आता है? जी हाँ, ये सब कुछ खाना सुबह से लेकर तीनों टाइम का खाना खुद ही बनाती है। तो बाद में गोपाल प्रसाद तुनक जाते हैं कि क्या आपकी लड़की गूंगी है, क्या आपकी लड़की बहरी है? तो सभी सवालों के जवाब आप ही देते रहेंगे, कुछ इसको भी तो बोलने दीजिए। तरह तरह के सवालों से उमा का दिल भर गया और उसका मिजाज बहुत गर्म हुआ। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि गोपाल प्रसाद के सवालों से अपमानित होकर कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं और बेबस जानवर नहीं होती। यानी कि तरह तरह के सवालों से उमा का कलेजा इतना छिल जाता है कि वह कहती है कि लड़कियां जो हैं भेड़ बकरी नहीं होती या कोई बाजारू वस्तु नहीं होती कि जिसका दाम पूछा और आगे चल पड़े, या कोई बेबस जानवर है उनका भी मान सम्मान होता होगा। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं क्योंकि वे उमा की बातें सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों के इर्द गिर्द घूमता न जाने कितनी बार पकड़ा गया है। अभी पिछले हफ्ते ही देखो कि नौकरानी को छेड़ते हुए ये पकड़ा गया और उसके पैर पकड़ करके इसने माफी मांगी जब पूरे हॉस्टल के चक्कर इसको कटवाए गए। आगे झांक झांक करता गोपाल प्रसाद को पता चल गया कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। वे रामस्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। यह कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है जाइए जाइए, जरूर जाइए। हाँ, एक बात याद रखना कि जिस प्रकार आप सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं तो कम से कम आप अपने लड़के के गुणों को तो मिलाइए। आपके लड़के के अंदर तो एक भी गुण नहीं है, अवगुणों की खान है, अवगुणों की। ऐसा कहकर उमा ने करारा जवाब दिया। और जाइए एक बार और देखिए, घर जाकर के पता लगाइए कि क्या इसकी रीढ़ की हड्डी भी है। तो इतना कहने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रुआंसापन आ जाता है। शंकर वहां रोने जैसा हो जाता है क्योंकि उसकी सभी सच्चाइयां उमा उसके पिताजी के सामने, जो पेशेवर वकील हैं, उनके सामने उसकी चिट्ठी खोल देती है। रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वहीं कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। यानी कि मुश्किल से रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद के बेटे का रिश्ता ढूंढा था। पढ़ी लिखी होने के कारण गरीब घर होते हुए उसे कोई उचित वर नहीं मिल रहा था। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहां पहुंचती है। यानी कि माँ तो माँ ही होती है। वह अपनी बेटी को रोता देखकर उसके पास पहुंचती है। तभी उनका नौकर रतन वहां आ जाता है और वह बाजार से मक्खन लेने गया हुआ था। वह कहता है कि बाबूजी मक्खन लेकर आया हूँ। तो तभी रामस्वरूप कहते हैं कि अब क्या करोगे तुम इसका? वो लोग तो जा चुके हैं और एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे समाज के अंदर आज भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जहाँ पर लड़के लड़की में भेद भावना रखी जाती है। हालांकि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। किसी भी आप क्षेत्र को उठा लीजिए, लड़कियां अव्वल आती हैं। उसके बावजूद भी आज भी लड़कियों का जन्म एक कलंक माना जाता है, एक अभिशाप माना जाता है। इस एकांकी के द्वारा ये दिखाया गया है कि शिक्षा का अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो कभी बांटे से, ऐसा धन है जो कभी बांटे से नहीं बढ़ता। इसको जितना भी निकालोगे ये उतना ही निखरता जाएगा। एकांकी के अंदर कैसे धन के लालची लोग एक गरीब घर की बेटी को अपनाने से भी गुरेज करते हैं। यानी कि उनसे भी तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि समाज में उनकी पैठ बनी रहे। गोपाल प्रसाद जो है पेशे से वकील हैं, लेकिन पंचायत तौर पर भी उनका एक जाना माना नाम है।
लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो दकियानूसी विचार हैं, पुराने विचार जो हैं कि लड़की जो है वो तो घर में नौकरानी जैसे काम करती है, घर की जो लक्ष्मी होती है वो नौकरों की तरह रहती है और नौकरों की तरह उसे काम करना होता है। यानी कि पढ़ाई लिखाई जो होता है मर्दों के हिस्से में आती है, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती है, वो सिर पे चढ़ जाती हैं, वो बिगड़ जाती हैं। अनेक प्रकार की बातें गोपाल प्रसाद जी करते हैं। बेटी के प्रति इतनी बातें सुनकर राम स्वरूप को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक बेटी का पिता लाचार होता है और वो कुछ भी चाह करके नहीं बोल सकता। वह चाहता है कि उसे उचित वर उचित घर मिल जाए तो बस वो गंगा जी नहा जाए। कभी कभी हम जल्दबाजी में या दूसरों के कहने के ऊपर माता पिता ऐसे फैसले कर लेते हैं कि किसी अपनी बेटी का रिश्ता किसी गरीब घर में या किसी लालची घर में दे दिया तो वो पूरा जीवन भर उसे परेशान करते हैं। कभी समय अनुसार उससे धन की मांग करते हैं, कभी गाड़ी की मांग करते हैं, तो कभी उससे ज्वेलरी की मांग करते हैं। तो इस प्रकार की मांगे करते रहते हैं। आज भी आप समाज में देखते हैं कि चारों तरफ दहेज के कारण न जाने कितनी बलिदान बेटियां अपना बलिदान देती हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। ये सिर्फ एक कारण है कि जहां पर दकियानूसी विचार होते हैं, जहां पर पुराने विचार होते हैं, जहां पर लोग लालची होते हैं, लालच के वशीभूत होकर लोग इतना गलत कदम उठाते हैं, दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों, इस एकांकी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी शीर्षक के माध्यम से एक लड़का, उसको रीढ़ की हड्डी के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया। आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का जो स्ट्रेचर होता है उसको मेंटेन करता है, उसको सीधा खड़े होने में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार जिस घर में कोई लड़की जाती है उसका जो पति होता है वो उसके लिए संबल होता है, उसके लिए वो रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि वो उसको सहारा देता है। पति पत्नी दोनों एक सिक्के के पहलू होते हैं, गाड़ी के पहिए होते हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी जो है वो अधिक सार्थक इसका शीर्षक बन पड़ा है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का जो शीर्षक है, यहाँ अभी आपको मैंने बताया है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी। इस एकांकी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की भी उच्च शिक्षा के साथ साथ सम्मान की अधिकारिणी है। विवाह के नाम पर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। आज लड़कियां भी लड़कों के समान उच्च शिक्षा प्राप्त करके शिखर को छू रही हैं, अतः उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज में रहने का अधिकार रखती हैं। लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी लोगों पर गहरा प्रहार किया है। ऐसे लोग जो नारी को समस्त अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं और उसे अपमानित करते हैं, उन्हें स्वयं अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार लेखक ने इस एकांकी में लड़के और लड़की का जो भेद था उसको समाप्त करते हुए शंकर जैसे लड़कों की अपेक्षा उमा जैसी लड़की का होना अति आवश्यक समझा है, क्योंकि आज के समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है, जो पढ़ लिख कर अपने बलबूते किसी भी गलत निर्णय को लेने से पहले वो दूसरे को भी समझा सकती है। आज माता पिता को हर लड़कियों के ऊपर गर्व होता है, नाज होता है, क्योंकि आज लड़कियां हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सभी काम करती हैं। बच्चों, यहाँ पर जो मैंने एकांकी बताई है, इस एकांकी को आप याद करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी।